हेलो, इस वीडियो में हम समझेंगे लोकल गवर्नमेंट क्या होती है। लोकल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो लोकल लेवल पे काम करे, हमारी डे टू डे लाइफ के साथ हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनके साथ डील करे, उनको रिजॉल्व करे। कोई भी गवर्नमेंट जो लोकल लेवल पे और लोकल इंटरेस्ट फुलफिल करती है उसे ही लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। लोकल गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन हो और एफिशिएंट हो। ये होता है मेन लोकल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव और लोकल गवर्नमेंट का काम। तो हमने सबसे पहले समझा लोकल गवर्नमेंट होती क्या है, लोकल गवर्नमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है ये समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोकल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई बाकी सारी चीजें भी समझेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली लिख पाएंगे अपने एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट होती क्या है। लोकल गवर्नमेंट होती है जो भी आपके विलेज लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम करती है गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट को हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट होती है, फिर सेकंड स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके बाद आती है लोकल गवर्नमेंट जिसे विलेज लेवल पे पंचायत भी कहते हैं। और इसमें भी 3 टियर स्ट्रक्चर होता है, वो हम बाद में समझेंगे, अभी इसी वीडियो में आगे समझेंगे। लेकिन मेन बात ये है, लोकल गवर्नमेंट जो विलेज लेवल पे होगी उसे पंचायत भी कहते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आगे अर्बन एरियाज में नगर पालिका होती है, जैसे एमसीडी दिल्ली में है, यानी कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, वो भी लोकल गवर्नमेंट का ही एग्जाम्पल है। इनका मेन काम क्या है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लोकल इंटरेस्ट को समझना और उसके बाद उसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको रिजोल्व करवाना। ये लोकल गवर्नमेंट का काम होता है। और लोकल गवर्नमेंट होती क्या है, जो लोकल लेवल पे, विलेज लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, वही होती है लोकल गवर्नमेंट। तो हम लोकल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस समझते हैं कि लोकल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। लोकल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस है, एक डेमोक्रेसी में लोकल गवर्नमेंट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी क्या करती है, पीपल्स का पार्टिसिपेशन दिखाती है और उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छे से हुई हो। डेमोक्रेसी का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। और डेमोक्रेसी में लोकल गवर्नमेंट अगर होगी तो लोगों के जितने से मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन करी जा सकती है, किसके द्वारा, लोकल गवर्नमेंट के द्वारा। लोकल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस है कि एक मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन किया जा सके लोगों का लोकल लेवल पे, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सोल्व किया जा सके, साथ ही साथ उनका पार्टिसिपेशन भी अच्छे से हो और एक पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जा सके। ये मेन ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस है किसकी, लोकल गवर्नमेंट की। अब लोकल गवर्नमेंट को इंडिया के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा समझते हैं कि हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट कैसे स्टार्ट हुई है और कैसे आई है। मेन पहले स्टार्टिंग में स्टोरी से समझते हैं। 1987 के अराउंड पीके थुंगोन कमेटी स्टेब्लिश की गई थी। उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि एक पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस यानी लोकल गवर्नमेंट को कैसे कैसे इनेक्ट करना चाहिए, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उनके कुछ रिकमेंडेशंस थी। तो वो रिकमेंडेशंस में सबसे पहली चीज ये थी कि फंड्स उनको अलॉट किए जाए। दूसरा, उनके पास प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स हो लोकल गवर्नमेंट के पास, कि उनके पास क्लियर क्या काम हो, क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और लोकल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि अच्छे से लोगों का पार्टिसिपेशन हो सके। और हमने 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लोकल गवर्नमेंट्स को इम्प्लीमेंट किया है। आइए पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट है क्या। तो सबसे पहला है, लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है ये। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट पीके थुंगोन की कमेटी के बाद किए गए थे। इन अमेंडमेंट में मेन चीजें ये थी कि 73rd अमेंडमेंट किया गया था रूरल एरियाज में लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए। और 74th अमेंडमेंट था रिलेटेड अर्बन एरिया से। इनका मेन एम था स्ट्रेंथन करना यानी मजबूत करना लोकल गवर्नमेंट को। 73rd अमेंडमेंट में रूरल एरियाज के लिए जनरली इसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है, जिसे हम PRI लिख सकते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ये 3 टियर यानी 3 लेवल पे होती है। कितने लेवल पे होती है? 3 लेवल पे होती है। सबसे नीचे होता है, फिर सेकंड लेवल होता है,
फिर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सबसे पहले होती है विलेज लेवल पे। विलेज लेवल पे जो होती है उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। ये मैं 3 टियर स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। 3 टियर स्ट्रक्चर। 3 टियर स्ट्रक्चर किस चीज का? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का 3 टियर स्ट्रक्चर। सबसे नीचे होती है, बेस पे होती है ग्राम पंचायत। फिर होती है मंडल, इसे तालुका भी कहा जाता है, कभी कभी ब्लॉक भी कहा जाता है। मतलब ये अलग अलग जगह अलग अलग चीजें मिल सकती है, बट ये बीच वाले लेवल पे है। सबसे बेस लेवल पे होती है ग्राम पंचायत, सेकंड मंडल, तालुका या ब्लॉक, तीसरे लेवल पे है जिला पंचायत। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। तो यहाँ पे हमने समझा कि 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट है। 73rd अमेंडमेंट रूरल एरियाज के लिए, जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन उससे रिलेटेड है, जिसमें 3 टियर स्ट्रक्चर होता है। 3 टियर स्ट्रक्चर में इस तरीके से एक पिरामिड बनता है, जिसके बेस पे होता है ग्राम पंचायत, फिर सेकंड होता है मंडल, तालुका या ब्लॉक भी कहा जाता है, और सबसे ऊपर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है जिला पंचायत। में अभी तक हमने ये समझा है कि ये रूरल एरियाज के लिए होता है। क्या होता है? रूरल एरियाज में लोकल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए 73rd अमेंडमेंट किया गया था। सेकंड हमने ये समझा कि इसी को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है। इसके अंदर 3 टियर स्ट्रक्चर होता है, यानी बिल्कुल विलेज लेवल पे होगी ग्राम पंचायत, फिर उसके ऊपर होगी मंडल, तालुका या ब्लॉक भी कहते हैं, ये तीनों एक ही चीज है, इनके अलग अलग नाम है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है जिला पंचायत। अब समझते हैं इसके इलेक्शंस। इसके इलेक्शंस कराने का काम होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का। लेकिन हम सबसे पहले ये समझते हैं कि होते कैसे हैं। एक ग्राम सभा स्टैब्लिश करी जाती है। ग्राम सभा, एक ग्राम सभा स्टैब्लिश करी जाती है। इस ग्राम सभा में वो सारे लोग होते हैं, इस ग्राम सभा में वो सारे लोग होते हैं जो वैलिड वोटर्स हैं। ये वैलिड वोटर्स जो होते हैं ये डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स को। स्टार्टिंग में मैं दोबारा समझाता हूँ। ग्राम सभा एक एस्टेब्लिश करी जाती है। ग्राम सभा में वो सब लोग होते हैं जो वैलिड वोटर है, यानी वो लोग वोट डाल सकते हैं। ये लोग डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। यही होता है ग्राम सभा। इसी तरीके से इलेक्शन किया जाता है ग्राम पंचायत का, और ये 3 टियर स्ट्रक्चर है। और फिर यही रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं ये अपने वहां की लोकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे और उनका। अभी हमने समझा कि ये जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं यानी रूरल लेवल पे, इनका इलेक्शन कैसे होता है। एक ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा इस्टेब्लिश करी जाती है। उस ग्राम सभा में वो सारे वैलिड वोटर्स होते हैं उस एरिया के। उसके बाद वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। इसके बाद हम समझेंगे रिजर्वेशंस का क्या प्रोविजन होता है। 1/3 सीट रिजर्व होती है वुमेन्स के लिए। इसके बाद सेकंड रिजर्वेशन दिया जाता है एससी एसटीज को, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अगर कोई स्टेट चाहता है तो वो ओबीसी को भी रिजर्वेशन दे सकता है। समझते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट डाले गए हैं जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जिन पे वर्क कर सकता है। बट अलग अलग स्टेट्स ट्रांसफर करता है उन सब्जेक्ट्स को, जो हमने लास्ट वीडियो फेडरलिज्म में भी समझा था। वो सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जो स्टेट लिस्ट में थे। उनमें से 29 सब्जेक्ट्स किसके पास ट्रांसफर करे गए हैं? पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के पास। अब एक स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो कितने सब्जेक्ट्स देता है पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को उनके फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ये होते हैं फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। इससे पहले हमने समझा 73rd अमेंडमेंट क्या था। 73rd अमेंडमेंट रूरल एरियाज में लोकल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने से रिलेटेड था। 74th अमेंडमेंट रिलेटेड है अर्बन एरियाज में लोकल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने का। अर्बन एरियाज में लोकल गवर्नमेंट को नगर पालिकाज भी कहा जाता है, यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी कहते हैं उसको, लोकल गवर्नमेंट को अर्बन एरियाज में। लेकिन इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी एरिया को अर्बन कब कहा जाता है। किसी भी एरिया को अर्बन तब कहा जाता है जब वहां पे मिनिमम पॉपुलेशन 5000 पीपल्स की हो। सेकंड, वहां के 75% मेल जो वर्क करते हैं उनका ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड ना हो, यानी नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन उनका हो, तब हम किसी भी एरिया को अर्बन एरिया कहते हैं। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटीज की रिलेटेड होती है, यानी सेम होती है जिस तरीके से पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में एक
ग्राम पंचायत की थी, उसी तरीके से इनका भी काम होता है कि पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश करना और लोगों के डे टू डे लाइफ के साथ जितनी भी प्रॉब्लम होती है उनको रिजोल्व करना, उनसे डील करना, ये किसका काम होता है? लोकल गवर्नमेंट का काम होता है। इसको 74th अमेंडमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। अब बात कर लेते हैं इनके टर्म की कि लोकल गवर्नमेंट का टर्म कितना होता है। इनका टर्म 5 साल का होता है। 5 साल बाद दोबारा री इलेक्शन करवाने होते हैं। अगर 5 साल से पहले इनकी असेंबली या फिर ये ग्राम पंचायत या लोकल गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगले 6 महीने में दोबारा री इलेक्शन करवाए। री इलेक्शन करवाने का काम होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का। इसके जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड जुड़ी चीजें होती है उसका उसको देखने का काम होता है स्टेट। आपको इस वीडियो से बेसिक बेसिक चीजें समझ आई होंगी कि लोकल गवर्नमेंट होती क्या है, लोकल गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शन कैसे होते हैं, लोकल गवर्नमेंट में कितना किसके लिए रिजर्वेशन है, लोकल गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है और 3 टियर स्ट्रक्चर क्या होता है। मेन 73rd अमेंडमेंट में हमें 3 टियर स्ट्रक्चर समझना था जो हमने इससे पहले समझा है। तो आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद बेसिक आइडिया लग जाना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट होती क्या है, लोकल गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है, क्या लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक बार दोबारा समरी समरी समझ लेते हैं कि लोकल गवर्नमेंट होती क्या है। लोकल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो लोकल लेवल पे काम करती है, लोकल इंटरेस्ट में काम करती है, लोगों के डे टू डे प्रॉब्लम से डील करती है, उनको रिजोल्व कराने का काम करती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो दिल्ली में एमसीडी, वो भी एक लोकल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है। और विलेज में कोई भी ग्राम पंचायत, ये लोकल गवर्नमेंट के कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट में मेन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट है। 73rd अमेंडमेंट रिलेटेड होता है रूरल एरिया से और 74th अमेंडमेंट रिलेटेड होता है अर्बन एरिया से। इसमें इसके बाद हमने समझा था 73rd अमेंडमेंट में 3 टियर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमने क्या समझा? एक 3 टियर स्ट्रक्चर होता है। इस 3 टियर स्ट्रक्चर में 3 लेवल पे चीजें बटी होती है। ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होती है बेस लेवल पे। इसके बाद होता है मंडल या तालुका भी जिसे हम कहते हैं, या इसको ब्लॉक भी कहा जा सकता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है जिला पंचायत। इसी स्ट्रक्चर को हम 3 टियर स्ट्रक्चर कहते हैं लोकल गवर्नमेंट में। लोकल गवर्नमेंट को 73rd, ये हमने 73rd अमेंडमेंट समझा है। 73rd अमेंडमेंट में इसको पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है लोकल गवर्नमेंट को। तो ये था हमारा बेसिक बेसिक ओवरव्यू, लोकल गवर्नमेंट होती क्या है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक बातें हैं लोकल गवर्नमेंट को समझने में। वीडियो देखने के बाद आपको बेसिक समझ आ जाएगा कि लोकल गवर्नमेंट होती क्या है। आप इसके बारे में कुछ ना कुछ लिख पाएंगे। अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कंप्लीट वीडियो जो एक एक पार्ट को टच करे, अच्छे से चीजें समझ में आ जाए, उसके लिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद? तो आपको लोकल गवर्नमेंट समझ में आ जाए वो होती क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए, लोकल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट क्या है, वो किस चीज के बारे में क्या बताते हैं, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट, लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज क्या क्या होती हैं, ये सारी बातें अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाती है तो आप अपने एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे।